लास्ट क्लास में हमने प्रबंधन प्रक्रिया में आयोजन के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में प्रबंधन के बारे में उसकी परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद आयोजन की जो विशेषताएं हैं उनको हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे जो आयोजन या नियोजन के मुख्य चरण, उसके मुख्य चरण कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहला है उद्देश्यों और लक्ष्यों पर हमारी जो प्लानिंग है वो आधारित होनी चाहिए, वो बेस्ड होनी चाहिए। हमारी जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उन लक्ष्यों के ऊपर हमारी पूरी प्लानिंग निर्धारित होनी चाहिए। और हम क्या करते हैं कि लक्ष्यों को तोड़ लेते हैं। सबसे पहले तो मुख्य लक्ष्य होता है हमारा, उसके बाद उस मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं और उन छोटे लक्ष्यों को धीरे धीरे पूरा करते हुए हम बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। तो हालांकि ये जो भी प्लानिंग हम करते हैं, जो भी हम आयोजन कर रहे हैं या नियोजन कर रहे हैं, इसका जो मुख्य लक्ष्य है उसको प्राप्त करना आसान बात नहीं है। परंतु यदि हमने ढंग से प्लानिंग करी है, अगर हमारी प्लानिंग जो है वो बहुत ही रियलिस्टिक है, वास्तविक है, अवास्तविक नहीं होते हुए, और हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो भी वास्तविक हैं और हम अगर उनको पूरा कर सकते हैं तो धीरे धीरे हम बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी जो प्लानिंग है ये वास्तविक तौर पर आधारित होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जिसको हम पूरा कर सकें, जो हमारी जो क्षमताएं हैं उन पर आधारित हो और हम उस लक्ष्य को पूरा कर सकें, ऐसा हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो है उद्देश्यों और लक्ष्यों के ऊपर हमारा जो नियोजन है वो आधारित होना चाहिए। दूसरा है सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो भी हमने प्लानिंग करी है, जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, उससे रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं हम एकत्रित कर सकते हैं, हम ये नहीं कहते कि सारी सूचनाएं, परंतु जितनी भी अधिक सूचनाएं हम एकत्रित कर सकते हैं उन सूचनाओं को हम एकत्रित करें, जिससे कि हमें उस विषय के बारे में, उस लक्ष्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो और हम उसको और आसानी से प्राप्त कर सकें, ज़्यादा आसानी से हम उसको प्राप्त कर सकें। तो एक तो सूचनाओं का संकलन और फिर उसके बाद उन सूचनाओं का विश्लेषण करना। जब हम उन सूचनाओं का संकलन कर लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं, फिर हम उन सूचनाओं को पढ़ते हैं और उन सूचनाओं को पढ़ने के बाद उनका विश्लेषण करते हैं। जो हमारा मुख्य उद्देश्य है उससे हम उसको रिलेट करते हैं और रिलेट करने के बाद हम किसी एक निर्णय पे पहुंचते हैं। तो सूचनाओं का संकलन बहुत इम्पोर्टेंट है और सूचनाओं के संकलन के बाद विश्लेषण भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम उन सूचनाओं को संकलित करेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे तो हमें हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने का एक क्लियर रास्ता सूझेगा या हम उसको और अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए सूचनाओं का संकलन और उसका विश्लेषण, ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद है नियोजन के आधारों का निर्धारण। मतलब कि हम किन किन बेसिस को इस प्लानिंग का आधार बनाते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कि जैसे हमने कोई सपोजिंग, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, वही हम किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने का सोच रहे हैं, तो वो एक बड़ा उद्देश्य है। अब उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम उसका मटेरियल ढूंढेंगे, सारा मटेरियल हम एकत्रित करेंगे, फिर उस मटेरियल को हम पढ़ेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे कि ये जो इसमें ये सब्जेक्ट मैटर है, इस सब्जेक्ट मैटर में इतना इतना टाइम इसमें लग सकता है, एक एक चैप्टर में हमें इतना इतना टाइम लग सकता है। तो वो हम उसका पूरा विश्लेषण करेंगे और उसके बाद हम कोई आधार बनाएंगे
मतलब कि हम जैसे जितनी भी हमारे पास मटेरियल है, उस मटेरियल में से हम कुछ मटेरियल सॉर्ट आउट करेंगे और उसको एक बेस के रूप में काम में लेंगे। मतलब उस मटेरियल को हम बिल्कुल थरोली पढ़ेंगे और दूसरा जो मटेरियल है उसको हम रेफ़र करेंगे रेफरेंसेस के रूप में, कि जैसे कोई चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही तो हमने उठाकर उसमें से समझ लिया, पर बेस उस जो हमने सॉर्ट आउट मटेरियल बनाया है उसको हम बेस समझेंगे और बेस बनाएंगे, जिससे कि हम उसको खूब अच्छी तरह से खूब थरोली उसको हम पढ़ें, थरोली हम देखें, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें, जिससे हमें आगे जो हम लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे हैं उस लक्ष्य प्राप्ति में हमें वो सहायक हो। और जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कुछ बेस बुक्स भी होती हैं, तो उन बुक्स को भी हम सिलेक्ट करके हमें जो सूट करती हैं, हमें जो हम जिन बुक्स में हम कंफर्टेबल है या हमें जो ऐसा लगता है कि हम ये बुक अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो उसको हम बेस बनाएं। तो ये हमारा एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ने की। और उसके बाद है वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना। वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना मतलब कि जैसे कि हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई और एग्ज़ाम जिसमें कि वही तैयारी काम में आ जाती है, वो वैकल्पिक तरीके भी हमें ढूंढने चाहिए। यही नहीं कि केवल एक ही हमारा उद्देश्य है और एक ही उस पर हम लग गए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या मतलब ज़्यादातर यही चांसेस होते हैं, बहुत कम लोग, अगर हम कोई बहुत बड़ा उद्देश्य लेके चलते हैं तो बहुत कम लोग उसको क्लियर कर पाते हैं। परंतु यदि उसी तैयारी में हम दूसरे एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, तो वो एग्ज़ाम भी हमें देने चाहिए, वो ऑल्टरनेटिव भी हमें देना चाहिए। और जिस फील्ड को हम सोच रहे हैं कि हम उस फील्ड में जाएंगे, उसकी ही पैरेलल कोई फील्ड है जिसमें यही तैयारी काम आ सकती है या इसी से रिलेटेड है, तो हम उस फील्ड में भी जाने का प्रयत्न करें। उस फील्ड में भी अगर हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत टफ है, ये थोड़ा सा इजी है, तो इसको हम पहले ग्रैब कर लें, जिससे कि हमें बाद में डिप्रेशन नहीं हो, या बाद में यदि वो मेन लक्ष्य हमें हमारा प्राप्त नहीं हुआ, तो वैकल्पिक जो हमारे तरीके हमने तैयार किए हैं उनमें हम निकल सकते हैं और उनमें हम जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कोई बच्चा है जिसने कोई सब्जेक्ट लिया और उसमें उसने ग्रेजुएशन किया, पर ग्रेजुएशन करने के बाद उसे पता चला कि इसमें कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं है और अब मुझे क्या करना चाहिए, या फिर इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बाहर ज़्यादा है, हमारी कंट्री में नहीं है, हमारी कंट्री से बाहर है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते जाना, तो हम उसी के बेस उसको आधार बनाकर हम दूसरी सब्जेक्ट में, दूसरी फील्ड में हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो दूसरी फील्ड है वो तैयार हो जाए और हम उसको स्विच ओवर करके दूसरी जगह चले जाएं। तो हमारे पास हम जो भी लक्ष्य बनाएं, परंतु वैकल्पिक लक्ष्य ज़रूर बना लेने चाहिए या वैकल्पिक तरीके ज़रूर से ढूंढने चाहिए, जिससे हमें बाद में रिग्रेट नहीं हो या बाद में हमें ऐसा ना लगे कि हमने टाइम वेस्ट किया। तो इसलिए वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण जरूर करना चाहिए। वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन, वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण तो आपने कर लिया, परंतु उसका मूल्यांकन करना भी ज़रूरी है। अगर हमने सोचा है कि कोई दूसरी फील्ड भी हम इसके साथ साथ कर सकते हैं, तो हम उसका मूल्यांकन करें कि उस फील्ड में हमें हम कैसे राइज करेंगे, उस फील्ड में हम कैसे जा सकते हैं, क्या उस फील्ड में जाना इस फील्ड से सरल है, क्या हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि हम उस फील्ड में आसानी से जा सकते हैं। इस तरह का हमें मूल्यांकन ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे भी कहते हैं कि दो नाव पे सवार होते हैं तो बीच में डूबते हैं। तो इस चीज़ का हमें मूल्यांकन ज़रूर कर लेना चाहिए कि हम जो भी वैकल्पिक तरीका ढूंढ रहे हैं वो वैकल्पिक तरीका क्या सही है, या उसमें जाना आसान है, या उसमें हम कैसे जा सकते हैं, या हम ये लक्ष्य को प्राप्त करते हुए हम उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, ये हमें सब कुछ इसका अंदाज़ा होना चाहिए। तो ये है वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन। अब नेक्स्ट है कार्य विधि
कार्यविधि को सर्वोत्तम तरीके का चयन, मतलब कि हम कहते हैं ना कि जो भी चीज़ हम अचीव करना चाह रहे हैं तो उसमें सबको पता है कि इतना इतना पढ़ाई करनी होती है, इतना ये एग्ज़ाम होता है, ये क्वेश्चंस आते हैं, ये टेस्ट होते हैं, ये सबको पता होता है और इसमें इतना टेस्ट में इतना टाइम लगता है, इतने टाइम में हमें इतनी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, ये सबको पता होता है। परंतु हम पढ़ते कैसे हैं, हमारी स्मार्ट स्टडी जो है वो काम आती है। तो कम समय में हम ज़्यादा आउटपुट दें, इस तरह का हमें कोई तरीका ज़रूर ढूंढना चाहिए, कोई सर्वोत्तम तरीका ज़रूर ढूंढना चाहिए जिससे कि हम उस चीज़ में सक्सेसफुल हो सकें। और सक्सेसफुल होने के लिए स्मार्ट स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी में हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ आती है, कौन सी चीज़ पूछते हैं, कौन सी चीज़ नहीं पूछते, या कौन सी चीज़ आजकल इम्पोर्टेंट चल रही है, आजकल कौन सा बर्निंग टॉपिक चल रहा है, इसमें क्या आ सकता है। ये सारी चीज़ें अब हम जब दिमाग खोल के हम तैयारी करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसलिए सर्वोत्तम कार्यविधि का सर्वोत्तम तरीके का चयन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है योजना तैयार करना। जब हम ये चीज़ इन सब चीज़ों को देख लेते हैं तो हम पूरी अपनी योजना को तैयार कर लेते हैं जिससे कि हम उसका सफल क्रियान्वयन करें। जब हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं तो फिर दोबारा से हम, पहले हमने योजना तैयार की थी और अब हम दोबारा से योजना तैयार करते हैं कि हाँ, इन चीज़ों को हमने ऐसे सॉल्व किया था, इस तरह की परेशानियाँ आई थी, तो ये परेशानियाँ दूर करते हुए वास्तविक आयोजन हम कैसे कर सकते हैं, उसकी योजना तैयार करते हैं। फिर उसके बाद है उप योजनाओं का निर्माण करना। वही बात, जैसे कि हम जैसे बड़े लक्ष्य बनाते हैं तो कुछ उप लक्ष्य बनाते हैं, इसी तरह से जब बड़ी योजना बनाते हैं तो कुछ उप योजनाओं को भी तैयार करना चाहिए कि छोटे छोटे योजना बनाते रहें जिससे कि हम उन योजनाओं को का सफल क्रियान्वयन कर सकें। और उसके बाद है कार्यक्रम का समय और क्रम निर्धारित करना। कार्यक्रम का समय और क्रम निर्धारित करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम समय सीमा नहीं बांधेंगे तो हम जो भी कुछ तैयारी कर रहे हैं वो तो अथाह सागर है। तो जब तक हम समय सीमा नहीं बांधेंगे तब तक हमारा उस लक्ष्य की प्राप्ति हमारी जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हर चीज़ का हमें समय का निर्धारण करना चाहिए, हर चीज़ का हमें टाइम फिक्स कर देना चाहिए जिससे हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। फिर है सदस्यों की सहभागिता। हम ये कोई भी बड़ा लक्ष्य, कोई भी जना जब लक्ष्य को निर्धारित करता है तो एक टीम की आवश्यकता होती है, उसे कई सारे जनों की आवश्यकता होती है और उनकी सहभागिता बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये भी उसे पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति उसकी मदद करेगा, कौन व्यक्ति उसकी मदद नहीं करेगा। तो उसके आधार पर सदस्यों की सहभागिता ले जिससे वो आगे उसका सफल संचालन हो। और फिर है अनुसरण। अनुसरण में हम फॉलो अप करते हैं कि हम एक तरह से मूल्यांकन करते हैं अपना कि हमें हमारी कहाँ कमी रह रही है, कहाँ पर हम पीछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर हम ध्यान से करेंगे और हम इसका आयोजन अगर तरीके से करेंगे तो हम ज़रूर से सफलता प्राप्त करेंगे। तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। हर चीज़ पॉसिबल है यदि उसका सफल आयोजन हो, सफल क्रियान्वयन हो। पहले तो हम उसका आयोजन या नियोजन उसका सफल तरीके से बनाएं, सही तरीके से बनाएं जो कि हमें सूट करता हो और हम उसको वास्तविक रूप से अपने ऊपर लागू कर सकें। तो ये प्लानिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम कोई भी कार्य करते हैं यदि हम प्लानिंग से करते हैं तो उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं।